मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान इकाई 8 किशोरावस्था के फर्स्ट पार्ट को लेकर आई हूँ। तो बच्चों, इस इकाई में आपको निम्नलिखित बिंदु पढ़ने होंगे। नंबर 1 है उम्र के साथ शारीरिक बदलाव। उम्र के साथ शारीरिक बदलाव। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य, लिंग निर्धारण, स्वास्थ्य पोषण योजना, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के कारण कुप्रभाव तथा नियंत्रण। लास्ट वन है परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो हम प्रत्येक पॉइंट को देख लेते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछले अध्याय में जीवों में जनन के बारे में पढ़ा है। मनुष्य तथा बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता को प्राप्त करते हैं। यह क्षमता शरीर में कुछ बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तनों के पश्चात ही होती है। इसमें हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर एक जीव में जनन क्षमता जो होती है निश्चित आयु के पश्चात ही होती है। और ये जो जनन क्षमता कुछ बाह्य तथा कुछ आंतरिक परिवर्तनों के पश्चात होती है, जिसमें हार्मोन्स जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आपकी किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था जनन से पहले यानी जनन की तैयारी की अवस्था है। जनन क्रिया की तैयारी की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। आगे देखिए बच्चों, यद्यपि जन्म से ही शिशु में वृद्धि एवं विकास के परिणामस्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु 10-11 वर्ष की आयु के पश्चात वृद्धि में यकायक तीव्रता आती है, जो इस बात का संकेत है कि बच्चे किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जन्म होता है एक शिशु का, तो उसकी वृद्धि होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है, वृद्धि एवं विकास होता है। लेकिन जब बच्चे 11-12 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं तो इनकी वृद्धि में तीव्रता आ जाती है, जो इस बात का संकेत है कि बच्चे किशोरावस्था में आ गए हैं, बच्चों ने किशोरावस्था में कदम रख लिया है। अब इस इकाई में हम किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। अब देखते हैं किशोरावस्था किसे कहते हैं और किशोरावस्था की परिभाषा क्या है। किशोरावस्था, इसको एडोलेसेंस कहते हैं इंग्लिश में। देखिए इसके बारे में, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जैसे कि कोई भी जीव है जब जन्म लेता है तो वृद्धि होती रहती है, वृद्धि और विकास होता रहता है, और जिसके दौरान उसके शरीर में यानी शारीरिक परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन आगे क्या है, देखिए जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणामस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। कहने का मतलब जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणामस्वरूप जनन अंगों में परिपक्वता आती, किशोरावस्था कहते हैं। और ये किशोरावस्था 11-12 वर्ष से शुरू होकर 18-19 साल तक रहती है। और इसलिए इस आयु को हम इस आयु के बच्चों को टीनेजर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब किशोरावस्था की परिभाषा आपने देख ली। अब देखिए किशोरावस्था में उम्र के शारीरिक बदलाव। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक बदलाव कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, लंबाई में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में जब बच्चे एंट्री करते हैं तो किशोरावस्था की जो उम्र होती है उसमें बच्चों की लंबाई में तीव्रता आ जाती है। बच्चे अच्छे से उनकी लंबाई बढ़ती है और शारीरिक बनावट में भी परिवर्तन आ जाता है। स्वर में बदलाव आ जाता है, लड़के या लड़कियों की स्वर में बदलाव आ जाता है। श्वेत ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियों में सक्रियता आ जाती है, यानी पसीने की ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियों में सक्रियता आ जाती है। ज़्यादा पसीना आने लगता है और तेल भी ज़्यादा निकलने लगता है, यानी कि फेस पे आप देखेंगे किशोरियों के तो तेल बहुत ज़्यादा दिखता है। इसके अलावा जननांगों की परिपक्वता आती है, यानी जनन अंगों, जनन
यानी ऐसे अंग जो बच्चे को जन्म देने में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं जननांग। तो जननांगों की परिपक्वता आती है, यानी जननांग जो है पूरी तरह से किशोरावस्था की उम्र में बन जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और क्या क्या परिवर्तन आते हैं? मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास भी होता है। तो अब हम इन परिवर्तनों के बारे में डिटेल में देखते हैं बच्चों, विस्तार से देखते हैं। किशोरावस्था में उम्र के 7 शारीरिक बदलाव क्या हैं? किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं बालिकाओं में। बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब बालिका में किशोरावस्था पहले आती है थोड़ा। इन शारीरिक एवं मानसिक बदलाव की शुरुआत बालिकाओं में अलग अलग ढंग से होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। किशोर तथा किशोरियों में किशोरावस्था के समय होने वाले शारीरिक मानसिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि क्या है? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जिस कारण हाथ और पैर की हड्डियां बढ़ती हैं और बच्चा लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन 18 वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं। कहने का मतलब है 18 वर्ष तक बालक और बालिकाओं में अधिकतर लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अलग अलग बच्चों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। मतलब किन्हीं बच्चों में वृद्धि जो है थोड़ी स्लो होती है और किन्हीं में तेज होती है। और किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आनुवंशिक करैक्टर भी है। इसके साथ साथ संतुलित आहार पर भी निर्भर करता है। यानी आनुवंशिक करैक्टर जिन बच्चों के पेरेंट्स की लंबाई अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है, या दादा दादी की हाइट अच्छी होती है, तो उन बच्चों में ये प्रभावी लक्षण आ जाता है। इसके अलावा जिन बच्चों के पेरेंट्स की लंबाई कम होती है, तो हो सकता है कि उनकी भी लंबाई थोड़ा कम हो। साथ ही साथ संतुलित आहार पर भी निर्भर करता है। जिन बच्चों को संतुलित आहार यानी पोषक तत्वों सहित जिन बच्चों को आहार मिलता है, उन बच्चों की लंबाई अच्छी होती है। शारीरिक बनावट में परिवर्तन। किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है। अब शारीरिक बनावट में क्या परिवर्तन है, तो देखते हैं। किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है और लड़कियों में कमर के नीचे भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी दिखाई देती हैं। कहने का मतलब किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा और लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। और वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट गठी दिखाई देती हैं। अब देखिए स्वर में बदलाव। अब आपने ये तो देखा होगा कि किशोरावस्था में जो किशोर जो होते हैं उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है और किशोरियों की आवाज़ सुरीली और पतली हो जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है बच्चों, इसके बारे में हम ज़रा देखते हैं कि आपने अनुभव किया होगा कि किशोरों की आवाज़ भारी तथा किशोरियों की आवाज़ मधुर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र, जिसे लैरिंक्स कहते हैं, स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? लैरिंक्स, विकसित होकर बड़ा हो जाता है। किशोरों में लैरिंक्स विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा, अपने फादर को भी देखा होगा कि गले में बाहर की ओर उभार होता है। ये क्या है? ये स्वर यंत्र है जो विकसित होकर बड़ा हो जाता है। इसी के कारण
लड़कों की आवाज़ जो है भारी और मोटी हो जाती है, जबकि आप लड़कियों में ऐसा नहीं होता है। लड़कियों की गर्दन में आप देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ उभार नहीं दिखाई देता है ना। तो इस कारण से लड़कियों की आवाज़ यानी लड़कियों में जो स्वर यंत्र होता है लड़कों की अपेक्षा छोटा होता है, इसलिए लड़कों की आवाज़ भारी और लड़कियों की आवाज़ पतली मधुर होती है। ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं तेल एवं श्वेत एवं तेल ग्रंथियों में सक्रियता। किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियों एवं तेल ग्रंथियों में सक्रियता बढ़ जाती है, यानी किशोर किशोरियों में ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा तेल भी निकलता है फेस पर। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियाँ, कील मुहासे निकलने लगते हैं। तो ज़्यादा फुंसियाँ, फेस पर फुंसियाँ और कील मुहासों का निकलना इस बात का संकेत होता है कि बच्चे किशोरावस्था में चल रहे हैं। जननांगों की परिपक्वता। किशोरावस्था के अंत तक, यानी अंत मीन्स 18-19 साल तक, किशोरावस्था 11-12 से स्टार्ट होकर के 18-19 साल तक रहती है। तो किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूरी तरह से विकसित और परिपक्व हो जाते हैं। लड़कों में शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है और किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, जो मानसिक विकास का सूचक है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियाँ किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते। वे तर्क करते हैं, तर्क वितर्क करके निर्णय लेने लगते हैं। वे सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेने लगते हैं। कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगती है बच्चों। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होती है। यानी ग्रंथियों की क्रियाशीलता यानी हार्मोन लेवल किशोरावस्था में बहुत ही उच्च स्तर पर होता है। तो इस प्रकार से किशोरावस्था के दौरान मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास भी होते हैं। अब बच्चों किशोरावस्था के दौरान होने वाले ये परिवर्तन है आप देखना है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? ऐसे लक्षण जिनको देखकर ही बता सकते हैं कि ये बालक है और ये बालिका है, उन्हें द्वितीयक लक्षण कहते हैं। जैसे देखते हैं जननांगों के आधार पर तो प्रायः जन्म के समय से ही हम शिशु को बालक बालिका के रूप में पहचान लेते हैं। ठीक है, जन्म से ही शिशु को बालक बालिका के रूप में पहचाना जाता है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के दौरान विकसित होते हैं पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं और इनको क्या कहते हैं? द्वितीयक लक्षण। आगे देखते हैं बच्चों, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ तथा लड़कियों में स्तनों का विकास आदि। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों के बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। ये सब क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। यानी लैंगिक लक्षणों के कंट्रोल एवं शरीर के विभिन्न अंगों से समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ जिसे हार्मोन्स कहते हैं स्रावित होता है। तो द्वितीयक लक्षणों को किससे कंट्रोल किया जाता है? हार्मोन्स के द्वारा। ठीक
ठीक है ना बच्चों। द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो हैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित होते हैं। हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं ये देखते हैं बच्चों। अंतःस्रावी ग्रंथियों को इंग्लिश में एंडोक्राइनल ग्लैंड्स कहते हैं और ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं और जिस कारण स्रावित हार्मोन्स रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुँचते हैं और अपना कार्य करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं कुछ। ये आपकी ये जो ब्रेन में दिख रही है ये पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड है और ये जो है आपकी एडिनल ग्लैंड है। क्या? एडिनल ग्लैंड, ठीक है। और ये अग्न्याशय है। इसके अलावा आप देखिए इसमें ये अग्न्याशय था और ये जो है आपका ये अंडाशय है। क्या है? अंडाशय, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेसड है। ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ रही। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ और भी जाने। श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियाँ अपना स्राव वाहिकाओं द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन्स को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन्स को सीधे कहाँ छोड़ती हैं? रुधिर प्रवाह में, और इसी कारण इनको अंतःस्रावी ग्रंथि या नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, किशोरावस्था में ब्रेसड द्वारा पुरुष हार्मोन्स, कौन सा पुरुष हार्मोन्स कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है। यानी किशोरावस्था में पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्राव शुरू हो जाता है, जिसके कारण लड़कों में दाढ़ी मूछ निकलने लगती है। इसी तरह अंडाशय से स्त्री हार्मोन्स एस्ट्रोजन, स्त्री हार्मोन्स कौन सा है? एस्ट्रोजन। अंडाशय से एस्ट्रोजन का स्राव शुरू हो जाता है, जिससे लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य। जब किशोरों के ब्रेसड नर युग्मक यानी स्पर्म या शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं, तब क्या होता है? अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं तब वे प्रजनन के योग हो जाते हैं। यानी जब किशोर स्पर्म और किशोरियाँ ओवम उत्पन्न करने लगते हैं तो वो प्रजनन के योग हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन अवधि 11-12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः 45-50 वर्ष की आयु तक होती है। स्त्रियों में जनन अवधि 11-12 वर्ष से स्टार्ट होकर के 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। और पुरुषों में स्पर्म्स उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों के अंडाशयों में एक अंडा परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय जब अंडाणु निषेचित नहीं होता, फर्टिलाइज नहीं होता, तो गर्भाशय की दीवार यानी अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी मोटी दीवार जो है भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता है तो जायगोट
या यौमनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भधारण हो सके। कहने का मतलब है बच्चों, इसको समझिए कि स्त्रियों की जो जनन अवधि होती है वो 11-12 वर्ष से स्टार्ट होकर 45-50 वर्ष तक रहती है, और पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा होती है। स्त्रियों की अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है, वो 28-30 दिनों की अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। अब देखिए, एक अंडाणु निकलता है, ठीक है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब के केस में क्या होता है, तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की दीवार मोटी होकर रुधिरवाहिनी सहित टूटने लगती है। जब अंडा निषेचित या फर्टिलाइज नहीं होता है तो अंडाणु तथा गर्भाशय की मोटी दीवार रुधिरवाहिनियों से टूट टूट कर गिरने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है, और इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। यदि अंडाशय से निकलने वाला ओवम या अंडाणु फर्टिलाइज हो जाता है तो जायगोट को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भधारण हो सके। आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए 2 चित्र हैं फर्टिलाइजेशन की, ओवम की फर्टिलाइजेशन की सिचुएशन में और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब की सिचुएशन में। इसे समझिए ज़रा। यह क्या है, अथिक बॉल, अथिक लाइनिंग डेवलप्स इन द यूट्रस टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। इस चित्र में क्या है कि इसमें गर्भाशय की ये जो दीवार है ये मोटी परत हो जाती है, ठीक है। गर्भाशय की दीवार जो है मोटी हो जाती है, जिससे कि फर्टिलाइज एग, जिससे कि निषेचित अंडा इसमें इसको निषेचित अंडा जो अंडाणु जो है इसे रिसीव कर सके, ठीक है। इसके अलावा देखिए इस चित्र में क्या है, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तब के केस में क्या होता है, द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्टार्ट्स एरोडिंग लीडिंग टू ब्लीडिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। अब इसमें क्या होता है, इस चित्र में क्या था, गर्भाशय की दीवार मोटी हो गई थी फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए, लेकिन जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये जो मोटी दीवार है अंडाणु सहित गर्भाशय की मोटी दीवार रक्त वाहिनियों से टूट टूट कर वेजाइना के द्वारा निकलने लगती है, और इसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, या हिंदी में माहवारी या फिर ऋतुस्राव कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों। आगे देखते हैं, मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र प्रत्येक 28 दिन में आता है के अंतराल पर चलता रहता है ना। ये जो रचनात्मक एवं प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र है 28 से 30 दिन के अंतराल पर चलता रहता है। इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्त वाहिनियों से टूटना शामिल है। ठीक है ना बच्चों। यह चक्र स्त्रियों में 11-12 वर्ष की आयु से शुरू होकर 45-50 वर्ष की आयु तक रहता है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में ही होता है, इसे रजोदर्शन कहते हैं। पहला जो ऋतुस्राव होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं। 45-50 वर्ष की आयु पहुँचते पहुँचते यह चक्र प्रायः रुक जाता है, इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। जनन स्वास्थ्य। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। यानी स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं?
जिसमें शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का रोग नहीं होता है उसे स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम और व्यक्तिगत साफ सफाई आवश्यक है। किशोरावस्था में इसकी महत्ता तो और भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें हार्मोन लेवल बहुत ही ज़्यादा होते हैं, यानी उच्च स्तर पर होते हैं। उच्च स्तर पर होते हैं स्वेदियम तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से शरीर में गंध आने लगती है। इसलिए प्रतिदिन स्नान करते समय सभी अंगों की अच्छी से साफ सफाई करनी चाहिए। ऐसा न करने से जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा संक्रमण होने का खतरा रहता है या बना रहता है। ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी बनी रहने की स्थिति में स्किन डिजीज या चर्म रोग, खुजली या अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। तो अब देखिए बच्चों, कुछ और भी जाने, ठीक है ना। कुछ और भी जाने में क्या है कि हमारे देश में विवाह की आयु निर्धारित कर दी गई, निर्धारित है। क्या निर्धारित है? विवाह की आयु निर्धारित है। निश्चित है कि लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष कानून बनाकर निर्धारित कर दिया है कि ऐसा अगर जो करेगा, इससे कम उम्र की आयु में जो बालक बालिकाओं के माता पिता विवाह करेंगे तो उनको सज़ा होगी, उनको वो सज़ा के हकदार होंगे। इसलिए 18 वर्ष से पहले लड़कियों का विवाह तथा 21 वर्ष से पहले लड़कों का विवाह कानूनन जुर्म है। इसका पालन न करना सज़ा के हकदार बनते हैं और सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि 18 वर्ष से पहले लड़कियां जो होती हैं वो शारीरिक एवं मानसिक तौर से माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती हैं और लड़के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। यानी लड़के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते हैं। इसके साथ ही उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होने का खतरा रहता है। इसलिए कि माता पिता को बालिकाओं का 18 साल से पहले और बालकों की 21 साल से पहले विवाह नहीं करवाना है। आगे देखते हैं बच्चों, लिंग निर्धारण। अक्सर कर आपने देखा होगा बिना पढ़े या बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में अंधविश्वासी लोग ज़्यादा होते हैं तो वो अपनी तरह से सोचते हैं। लिंग निर्धारण इसमें क्या है, मान लीजिए किसी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बहू की वजह से ही लड़कियां हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंग का निर्धारण के लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार है। तो इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। ऋतु की दादी आजकल चिंतित है कि बहू को दूसरी बार भी कहीं लड़की ना हो जाए। आइए हम जानने का प्रयास करें कि गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। दरअसल निषेचित अंडाणु अर्थात जायगोट या युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश युग्मनज, जायगोट जो होता है, युग्मनज होता है, युग्मनज में धागे जैसी संरचना गुणसूत्र में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अब मनुष्य की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं, जो संतान में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए जिम्मेदार होते हैं। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनसे भिन्न होते हैं, भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र हैं जो हैं X तथा Y के रूप में पहचाने जाते हैं। इधर चित्र में देखते हैं, ये है स्पर्म। क्या है? स्पर्म या शुक्राणु।
वाई क्रोमोसोम्स वाला शुक्राणु और ये एक्स क्रोमोसोम्स वाला शुक्राणु। ठीक, अब देखिए जब वाई क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स के साथ फर्टिलाइजेशन करता है या मिलता है तो क्या बनता है, लड़का बनता है एक्स वाई क्रोमोसोम्स वाला। और जब एक्स क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म या शुक्राणु एक्स से फर्टिलाइजेशन करता है तो लड़की बनती है। क्या बनती है, लड़की। और लड़कियों में एक्स एक्स या डबल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। स्त्री में एक्स गुणसूत्र होते हैं, 2 एक्स गुणसूत्र, जैसा ऊपर चित्र में देखा था, जबकि पुरुष में 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र होता है। यदि वाई गुणसूत्र अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो जायगोट एक्स वाई प्रकृति का होता है और नवजात शिशु लड़का होता है। ठीक है ना। और जब लड़के के गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचन होने पर, यानी अभी देखते हैं इसको, जब लड़का होता है जबकि एक्स जो है एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचन होने पर, यानी जब एक्स गुणसूत्र का शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचन होने पर जायगोट एक्स एक्स प्रकृति का होता है और नवजात शिशु लड़की होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुत्र के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी वाई क्रोमोसोम्स केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। इसलिए पुत्र पैदा न होने की स्थिति में स्त्रियों को दोष ठहराना अवैज्ञानिक है। समाज में संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित या परेशान करना पूर्णतः गलत है। अतः इस संबंध में समाज में जागरूकता पैदा करनी है, अर्थात समाज को जागरूक बनाना अत्यंत आवश्यक है। कुछ और भी जाने बच्चों। क्या हुआ है, समाज में शिशु लिंगानुपात की असमानता को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाई गई है। तो बच्चों जितना भी पॉइंट आपको पढ़ाए हैं आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। समझ में अगर आए हैं तो आप लाइक शेयर करें तथा अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो के साथ यानी कि शिशुरावस्था के सेकेंड वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। ओके बच्चों, बाय।